लोकगीतों को भारत की आत्मा कहा गया है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो फिल्मों में जाकर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। लोक और फिल्मों का आरंभ से निकट का नाता रहा है। संवाद में हम प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे कलाकारों से आपको रूबरू कराएं जो लोक के साथ साथ आधुनिक जो संगीत है उससे भी जुड़े हुए हैं। संवाद का यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला बल्कि कोई ऐसी कला नहीं है जिससे जुड़े कलाकारों को हम आपसे रूबरू नहीं कराते हैं। आज दूरदर्शन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम संवाद में हमारे साथ हैं मधु भाट जी। मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है संवाद के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य भी होगा कि मधु भाट बहुत सुरील लोक गायिका है। राजस्थान के लोक गीतों को आपने स्वर माधुर्य प्रदान किया और साथ ही साथ बॉलीवुड की भी आप बहुत अधिक प्रचारित लोक गायिका है। मैं लोक गायिका शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि बॉलीवुड में भी जो भारतीय लोक संगीत, राजस्थान का जो लोक संगीत है जी, उसको स्थापित करने का महती प्रयास आपने किया है जी। बहुत से ऐसे गीत आपके हैं जो गुनगुनाए जाते हैं और बहुत कम उम्र में जो है, ऐसा बहुत कम होता है कि बहुत कम उम्र में किसी को इतनी अधिक सफलताएं मिल जाए। जी मधु जी, मैं बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता हूँ, खासतौर से आपके एल्बम के बारे में कि चूनड़ी, मुम्मल, हाँ ना, भाट, जी, बहुत सारी ऐसे एल्बम जो लोकगीत से जुड़े, बहुत सारे खुदा पर यकी, खुदा तेरा शुक्रिया, ये जो हिंदी के एल्बम भी आपके आए हैं। और जो युवा पीढ़ी है वो बहुत अधिक आपकी आवाज़ को पसंद करती है जी। कैसे और कहाँ से शुरुआत हुई आपके गायन की? सर, गायन की शुरुआत वैसे तो बचपन में ही हो गई थी, परंतु ये नहीं पता था मुझे कि मेरी मंजिल इतनी अच्छी और इतनी सुरीली और इतनी बड़ी होगी। तो ये महादेव ने मुझ पर बहुत बड़ा एक कृपा की है कि मैं आज आप सभी के सामने एक लोक गायिका के नाम से जानी जाती हूँ। मैं छोटी थी तब मुझे खेलना कूदना और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक तरह से, एक जो बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, मतलब उनको घर के काम में और बाकी के कामों में तो इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे गायन में इंटरेस्ट था, मस्ती करना अच्छा लगता था, खेलना कूदना पसंद था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक आर्ट था, एक आर्टिस्ट था। वो आर्टिस्ट बाहर निकल के आया। फिर मैंने मेरी पढ़ाई, जब 11th में मैंने म्यूज़िक सब्जेक्ट लिया तो मुझे पता चला कि ओके, इसमें करियर भी बनाया जाता है। फिर मेरे साथ एक हादसा हुआ, एक रोड एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद तो जैसे लाइफ बिल्कुल 90 डिग्री टर्न हो गई और मैं एक कलाकार उसी के बाद बन पाई। तो जो उस एक्सीडेंट में जो मेरा साल भर मैंने जो रेस्ट बेड पर जो मैंने बिताया, दुख का समय जो बिताया, उस दुख को मैंने अपनी ताकत बनाया और मैंने रियाज़ करना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया और मैंने अपने आप पर भरोसा करना शुरू किया कि मैं जो अब चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ मैं खो चुकी थी। और मेंटली स्टेटस जब इंसान का कम हो जाता है या वो सोचने समझने की क्षमता खो देता है, उसके बाद बस भगवान ही उसका साथ दे सकता है और आपकी फैमिली आपका साथ दे सकती है। फिर आप खुद पर यकीन करके आप बहुत अपना अच्छा करियर बना सकते हो। तो मेरी ज़िंदगी टर्न हो गई और मेरा बहुत अच्छा करियर बन गया। अच्छा मधु जी, एक बात और बताइए, मधु भाट का जब नाम लिया जाता है जी, तो दो चीज़ें जहन में कौन देती है? एक तो मधु भाट वह जो लोकगीतों को स्वर देती है जी, और एक मधु भाट वह जो बॉलीवुड के गीत जो है, बल्कि बॉलीवुड के गीतों के इतर भी जाएं अपन, जी, तो जो यूथ को पसंद है ऐसे गीतों को भी आपने स्वर दिया है जी। कैसा लगता है आपको? सर देखो, लोक गायन तो मेरा ही गाना था, तो मैं उसे हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ और बहुत प्राउडली मैं कहती हूँ कि ऐसा है, मैं लोक गायिका, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोक गायन करती हूँ। लेकिन बॉलीवुड गायन, क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो लोक गायन से थोड़ा दूर हैं, उनको हर गाने में मतलब थोड़ा सा पॉप स्टाइल, हिप हॉप स्टाइल और थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ वो अपना रुख रखते हैं। तो अब जो हम यंगस्टर्स हैं, हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हालांकि हमें भी इतने साल हो गए काम करते हुए, हमें ऐसा लग रहा है कि एकदम से बहुत बड़ा चेंज आया है। ये जो सोशल मीडिया हो गया है, या ये जो एक आंधी आई है सोशल मीडिया की, इसकी वजह से क्या होता है कि सबका इंटरेस्ट बहुत चेंज हो गया। तो जब बच्चे पूरे टाइम यही करते रहते तो पेरेंट्स उनको समझाते समझाते थक जाते हैं कि हमारे लोक गायन में भी इतनी मतलब एक तरह से सीमाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और इतना कुछ बढ़ांत है कि वो आप देखो अगर कि बॉलीवुड में भी गायन हुआ ही है हमारे लोक संगीत का। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारी संस्कृति को हमें ही बचा के रखना होगा। पेरेंट्स को
अपने लोक गायन को, या जब घर में भी कुछ टीवी पर भी कोई चीज़ आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि अपने फोक और लोक गायन और अपने अपने राजस्थान और अपने संगीत को ही जिंदा फुल रखा टू जाए। मजा लेंगे। ये गीत बड़ा मतलब लोकप्रिय हुआ आपको। जी सर। तो कैसे संभव हुआ, कैसे ये गीत मिला आपको? सर मैं जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी 2013 में, तो मेरी लाइफ मतलब मुझे लगता था कि काम कैसे मिलेगा वहाँ पे। क्या है ना कि हमेशा ऑडिशन देने जाना पड़ता है और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, और बहुत कई लोग आपको मतलब मीटिंग का टाइम भी नहीं देते कि मिलने के लिए। बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत स्ट्रगल है। आज तो बहुत इजी हो गया है, आज हर इंसान अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना गाना अपलोड कर सकता है अगर वो टैलेंटेड है, उसको गाना बनाना आता है। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है सर। तो मैं जब 2013 में मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी, तो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही थी, बट 2013 में मेरा एक गाना जो कि फुल टू मज़ा करेंगे एक फिल्म में आया, खंडाला हॉरर बिगिंस में, और फिर मुझे लगा कि ओके कुछ हो सकता है। थोड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक रास्ता मिला मुझे वहाँ तक। सुना दीजिए हमारे दर्शक। हाँ। आजा रे शटर नजर का है ओपन, दिल खाली घर इसमें है नो वन, ख्वाबों के हम रानी राजा बनेंगे, फुल टू मजा करेंगे, आहा फुल टू मजा करेंगे, फुल टू मजा करेंगे, फुल टू मजा करेंगे। जी बहुत अच्छा आपने गाया, और खास बात ये भी है कि इसमें अंग्रेजी के शब्द भी हैं, इसमें हिंदी के शब्द भी हैं, कुछ लोक का लोक भी इसमें समाया हुआ है। आपको क्या लगता है, आपकी शुरुआत लोकगीतों से हुई थी? जी। क्या कुछ ऐसा सुना आपने बचपन में जिससे आपको लगा कि आप लोकगीत के रूप में अपना स्थान बना सकती हैं? जी सर, मेरे भैया की शादी 2000 में हुई थी, सन 2000 में, ठीक है। तो तब सीमा मिश्रा दीदी के गाने बहुत फेमस चल रहे थे। सीमा जी भी हमारे संवाद में। हाँ जी, बिल्कुल आई हुई हैं, और वो मेरी बड़ी दीदी है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। राजस्थान के लोक गायन को जन जन तक पहुँचाने में और पूरे विश्व में उनका नाम का डंका बजता है, और मुझे बड़ा प्राउड होता है उनके ऊपर। तो उन्हीं के गाने सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ, उन्हीं के गाने सुन करके हमने गाना सीखा है, और बड़ा मीठा सुरीला गाना वो गाती हैं। तो जब भी कैसेट में मेरा भैया कैसेट भरवा के लाता था, कैसेट खरीद के लाता था वीणा की, और हम सुनते थे, तो हमें बहुत ऐसा लगता था कि मैं भी कभी गाऊं, और मतलब वो बिल्कुल अपनी सी लगती हैं, वो बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लोकगीत जो आपने उनकी प्रेरणा से गाया और बाद में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, उनसे भी ज़्यादा लोकप्रिय? हाँ, नहीं मतलब उन ज़्यादा लोकप्रिय तो, लेकिन हाँ ये कि उनके गाने जैसे कुरजा, मुझे उनका गाना बहुत पसंद है। चिट्ठी ना कोई संदेश, बलम घर आ जाओ, मुझे बटाऊ उनका बहुत पसंद है। तो बहुत सारे गाने उनके, तो हजारों गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मूमल, आपका भी एक एल्बम मूमल नाम से? हाँ, मैं मूमल, हाँ, ऐसे तो मैं फोक गाती हूँ तो सब गाती हूँ, बट हाँ मूमल भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मूमल की कुछ पंक्तियाँ सुन लेते हैं। जी जी जी। ढोला मूमल वो दूसरे दो तीन गानों में शिफ्ट हो गया है सारा। ढुलारिए मूमल हालो तो ले चाला मरुधर देश में, मिठी बोलिए मूमल हालो तो ले चाला मरुधर देश में। बहुत बढ़िया आपने कहा कि ले चला मरुधर देश में। मरुधर देश की जब बात करते हैं तो यहाँ की वनस्पति, बिल्कुल, यहाँ की जो धोरे के जो हेत जो है उसको भी संजोने का मन करता है जी। अच्छा, लोकगीतों के बाद आपकी कैसे बॉलीवुड की यात्रा प्रारंभ हुई, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने मतलब फिर जब मैं अपना करियर बना रही थी तो मुझे ये था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लोकगीतों से एक राजस्थान में पहचान मिल गई थी, और वर्ल्ड वाइड में परफॉर्म करती हूँ, तो मैं जब भी जहाँ जाती हूँ तो सबसे पहले लोक गायन से अपनी शुरुआत करती हूँ। उसके बाद फिर नेचुरली मुझे बॉलीवुड में जाना ही था, तो मैंने मुंबई की ओर रुख किया, और वहाँ जाकर मैंने मुंबई में बॉलीवुड गाना सीखा। अच्छा, पैन इंडिया में भी आपने भाग लिया था, और बल्कि कई देशों में आपकी प्रस्तुतियाँ भी निरंतर हुई है जी। लोकगीतों को लेकर आपके अनुभव कैसे रहे हैं? भारत विदेशों में किस रूप में उनको? हाँ, अभी यूएस में मेरा बहुत अच्छा टूर रहा, मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, और वहाँ पे सब लोग राजस्थानी
संगीत को, लोक गायन को इतना पसंद करते हैं, क्योंकि राजस्थानी वहाँ रहते हैं तो वो अपने देश की संस्कृति को नहीं भूलते। इवन यहाँ पे जितना पसंद करते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग मिस करते हैं अपने संगीत को, क्योंकि हर वक्त तो वहाँ पे वही सब इंग्लिश गाने बजते हैं। लेकिन जब भी उनको घर में भी मैंने माहौल देखा, मैंने बाहर जब इवेंट था तब भी मैंने माहौल देखा कि उन्होंने राजस्थानी संगीत को बहुत पसंद किया और वो लोग बहुत प्यार करते हैं लोक गायन से। तो एक और चीज़ आती है, खुदा तेरा शुक्रिया जी, तो ये भी काफ़ी चर्चित रहा आपका, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, कैसे इससे जुड़ा हुआ आपका? सर मैं एक्चुअली महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है तो मैं बदले में भगवान को एक थैंक्स करके एक गाना मैं उनके लिए बनाऊँ। तो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, तो मैं लिखते लिखते मैंने वो पूरा गाना, मेरे बहुत सारे गाने मैंने लिखे हैं। अच्छा, खुद लिखा भी आपने? मैंने लिखे हैं, बहुत से गाने मैंने लिखे। ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वही सर, फील बस अंदर आया कि कुछ ऐसे लिखती चली गई तो आता आता चला गया। काफ़ी सारे गाने मैंने लिखे, तो ये वाला गाना भी बहुत अच्छा है कि और क्या मांगूं तूने सभी दे दिया, खुदा तेरा शुक्रिया, महादेव तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा हाँ जी। और क्या मांगूं शिवा तूने सब ही दे दिया, और क्या मांगूं शिवा तूने सब ही दे दिया, शिवा तेरा शुक्रिया, खुदा तेरा शुक्रिया, खुदा तेरा शुक्रिया, खुदा तेरा शुक्रिया। खुदा तेरा शुक्रिया, वास्तव में शुक्रिया की बातें आप कर रही हैं, तो एक बात और मेरे जहन में कौन रही थी कि आपका जन्म अजमेर में हुआ जी। अजमेर से जयपुर की यात्रा कैसे हुई? सर पापा श्री मोहन लाल जी REC राजस्थान पुलिस में कमांडेंट से रिटायर हुए। फिर पापा पुलिस में हैं तो नेचुरली हम गांव में, मेरी मम्मी हम गांव में थे, फिर हमको भी जयपुर शिफ्ट हो गए हम भी पापा के साथ। फिर मेरी पढ़ाई और फिर सारी मेरी जितनी भी मतलब म्यूजिक शिक्षा भी प्राप्त की आपने? हाँ जी, मैंने MA किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से संगीत में और अभी मेरी PhD चल रही है। और मैं तो ये मानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में संगीत के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरा खाना पीना सोना सब कुछ संगीत है और मैं इसमें बहुत आगे जाने वाली हूँ। मतलब मुझे शादी करनी, ना मुझे कुछ और चीज़ करनी, सिर्फ संगीत में ही अपना जीवन बनाना है, राजस्थान के संगीत को और जो मेरी अपनी धरोहर है उसको मुझे बहुत आगे लेके जाना है। ये मेरा ड्रीम है। खुद पे है यकीन? अपन यूँ कहें कि आपको खुद पे यकीन है। खुद पे यकीन की बात करें थोड़ी सी। हाँ सर, मैंने देखा कि किसी और के पास हम जब जाते हैं तो वो हमारे बारे में कुछ भी पूछते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो वो अपने तरीके से एनालाइज करते हैं, है ना। लेकिन हमें पता होता है कि हमारी क्या खूबियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं और हम किस तरह से उसको पॉलिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं। तो मैंने एक गाना बनाया, खुद पर है यकीन। अगर खुद पर यकीन है तो ही हम कुछ भी कर सकते हैं, वरना अगर हमें खुद पर यकीन नहीं होगा तो दूसरा हमें हमारे ऊपर यकीन नहीं करेगा। तो ये गाना भी मेरा बहुत खूबसूरत, ये मैंने बाहर T सीरीज़ पे एक गाना रिलीज़ किया है और ये बहुत अच्छा गाना था, बहुत ही अच्छा। अगर ये वैसे रजत बरर ने और मैंने दोनों ने मिलकर लिखा है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि रजत ने लिखा है क्योंकि इसके बाद की जो लाइन है वो पूरी उसने गाई है बहुत अच्छे से। तो आप सुना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। कब से रखे थे छुपा के जो आँखों में ख्वाब जो पाले हो, जब दुनिया हुई उनसे रूबरू उन पे लगा गई ताले। अब इन तालों को तोड़कर अपनी मंजिल की ओर बढ़, मैं ना रुकने वाली अब ऐसे किसी मोड़ पर। मुझको खुद पर है यकीन, दुनिया रोक ना सकी, मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन। बहुत महत्वपूर्ण गीत मधु भाट जी का है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप लिखती हैं तो मन के जो उद्गार हैं वो भी व्यक्त हो जाते हैं। एक बात और मधु भाट जी के बारे में है कि मधु भाट जी ने शुरुआत लोकगीतों से की, लेकिन फिर बॉलीवुड का सफ़र भी आपने तय किया और इन सब के साथ यूथ क्या सोचता है, किस तरह से गुनना चाहता है, किस तरह से बुनना चाहता है गीतों को, उससे आपका जुड़ाव रहा है। मधु भाट जी, एक बात और बताइए कि आपने अपना एक मुकाम बनाया है गायन के क्षेत्र में और कभी ऐसा नहीं लगा कि अभिनय भी करें?
अभिनय भी मज़ेदारी की बात यह है कि लोक गायन से भी पहले मैंने सबसे पहले मेरा जो करियर वो राजस्थान, मतलब मैं रविंद्र मंच पे थिएटर करती थी। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। ऑल इंडिया पे मैंने नेशनल स्कॉलरशिप भी ली है और मैंने बहुत सारे प्लेस करे हैं। बहुत अच्छे अच्छे हमारे राजस्थान के डायरेक्टर्स के साथ मैंने परफॉर्म किया, बहुत सारे प्लेस मैंने किए। तो बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की है। इवन राजस्थानी फिल्मों में मैंने गाया भी है, साथ में अभिनय भी किया है। और मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं एक राजस्थानी फिल्म और एक बॉलीवुड फिल्म बनाने का मेरा मन है। और मुझे राजस्थानी मतलब मुझे अभिनय से भी बहुत प्यार है, लेकिन बस मैं कर नहीं पाई क्योंकि अभिनय और गायन में मतलब वॉइस का थ्रो का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्योंकि मैं जब थिएटर करती थी तो बहुत चला चला के डायलॉग डिलीवरी करनी पड़ती थी, तो उससे मेरा गला ख़राब होता था। मैं रियाज़ प्रॉपर नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने प्ले बहुत, मतलब 4 साल 5 साल तक मैंने पूरा कंटिन्यू थिएटर किया। उसके बाद फिर मैं गायन में आ गई। लेकिन अभी भी जब मुझे कोई फ़ोन करते हैं मेरे थिएटर आर्टिस्ट और मेरे डायरेक्टर, तो अगर बाय द वे मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है, मैं निकाल सकती हूँ, तो मैं प्लेस कर लेती हूँ आज भी। मन करता है कि अभिनय भी मन करता है, हाँ। आई लव थिएटर। ये जो स्टेज होता है इससे बहुत प्यार है काम करने का। हाँ सर, फिल्मों में अगर अच्छा अभिनय मिलेगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी, जिसमें कि बाकायदा एक थोड़ा सा अच्छा कैरेक्टर, मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं। अच्छा, राजस्थानी फिल्मों में भी आपने कहा है, तो थोड़ा सा उनके अनुभव के बारे में साझा करेंगे अपने। राजस्थानी फिल्में, देखो पहली बात तो यह है कि राजस्थानी फिल्मों को शायद हम राजस्थानी ही बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, देखते भी नहीं है और ध्यान भी नहीं देते। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, है ना। और जैसे मुझे नीलू अरविंद जी की पिक्चरें बहुत पसंद है राजस्थान। तो हाँ, बहुत बड़ी अभिनय, उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला। तो उन्हीं की पिक्चर में मैंने जो एक्ट किया वो बताऊंगी। ओजी रे दीवाना उनकी एक फिल्म है, उनमें मैंने नीलू जी के साथ उनकी सहेली का रोल किया। और ये तो आप मानेंगे 2004 में ही मैंने कर दिया, 2004-5 की बात है ये। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि पूरी मुंबई की टीम आई थी शूट करने के लिए, और वो और उनके हस्बैंड एज ए लीड हीरो हीरोइन थे, मोहन कटारिया अंकल एज ए सेकंड लीड में थे। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है जब आपका थिएटर में आप मतलब सिनेमा घर में आप अपना नाम देखते हो और आपने अपना काम देखा, तो बहुत प्राउड की बात थी। मेरे पापा और मेरी फैमिली को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये बच्ची धीरे धीरे कितना करते करते आगे चली गई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी मेरा। आप देखिए, फिल्मों के अपन लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्थानी फिल्मों की आपने कही कि बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाता, राजस्थान लोग देख नहीं पाते हैं। शायद एक बात यह भी है शायद कि मान्यता अभी तक राजस्थानी भाषा मिली नहीं है, बोलने की जो आदत होनी चाहिए उस तरह की आदत विकसित नहीं हो पाई है। एक बात मुझे और बताइए आप कि चूंकि आप अपन बात कर रहे थे राजस्थानी फिल्मों के बारे में, तो एक गीत तो वीर दुर्गादास का बहुत ही पॉपुलर रहा है। लता मंगेशकर मुकेश ने कहा उसको थाने का जड़ियों बना दूं, हमारे नैना में बसा लूं। जी जी जी। मुझे लगता है कि इतना लोकप्रिय गीत रहा है कि राजस्थानी शब्दों को हूबहू वैसे ही रहने दिया गया, और आज भी हिंदी क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है इस तरह का कि जैसे आपने कोई लोकगीत इस तरह से गाया हो और बाहर के लोग भी उसको जो है गुनगुनाते हैं? बिल्कुल। मेरा वही मैंने बताया कि मेरा प्रोडक्शन में ही मेरा गाना है मारो प्यारो राजस्थान। तो उसके लिरिक्स बहुत प्यारे लिखे हैं धनराज दादिश जी ने, और म्यूजिक बनाया निज़ाम खान जी ने। तो वो गाना इतना फेमस है कि वो मतलब पूरे राजस्थान में जब सुनते हैं और सब लोग उसको गाते हैं, तो क्योंकि वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है वो गाना। वो एक गाना है कि अगर उस गाने को सुन लिया तो पूरा राजस्थान सबकी आंखों में, दिलो दिमाग में वो पहुंच जाता है। एक सेठिया जी की कविता भी है, धरती धोरा। जी जी जी। तो वो कहीं ऐसा मारो प्यारा राजस्थान ऐसा ही लगता है मुझे। हाँ, थोड़ा सा सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको। ओ है अलबेलो अतिरंगो, सब सो है सोनो सतरंगो, ओ तो सबके मनड़े भावे, ईरो जस नर नारी गावे, सारी दुनिया में ओ मरुधर राखे अलग पछाण, राजस्थान 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 राजस्थान, ओ राजस्थान राजस्थान, ओ म्हारो प्यारो राजस्थान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर गीतों की बढ़त की जाए कि जो पारंपरिक स्वर जो है उनको आधुनिक थोड़ा सा उजास देते जाए, तो यूथ जो है लोक से भी जुड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि लोक गीतों से जो जुड़ाव रहा आपका, और यूथ की जो पसंद भी आप जानती हैं कि किस तरह की पसंद उनकी है, कैसे लोक गीतों के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाए? हाँ सर, हम लोग भी लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसकी वजह से अब मुझे लगता नहीं है कि वो दिन दूर नहीं है जब, जैसे कि आप मान सकते हैं कि भोजपुरी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, पंजाबी सिंगर्स और पंजाबी गायन, लोक गायन कितना फेमस है, ऐसे ही हमारा लोक संगीत बहुत ही आगे जाने वाला है, क्योंकि अब इतने गाने बन रहे हैं
और यंगस्टर्स पसंद कर रहे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम हमारा संगीत पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बनाएगा। गणगौर की बात करें मधु जी, गणगौर अपने यहाँ पे बड़ा त्योहार सा रहा है, पर्व रहा है, और लड़कियां खास तौर से गणगौर को जो है पूजती है। जी जी जी। और पार्वती के रूप में गणगौर को पूजा जाता है, और ईश्वर की भी पूजना की जाती है कि शिव के रूप में उसको मिल जाए जो है। हाँ, आपका एल्बम भी है गणगौर जी, उसके बारे में थोड़ा सा। सर वही छोटी बच्चियां ही, सबसे बड़ी बात तो ये कि बचपन से ही जब हम किसी आदत को डालते हैं तो वो बड़े होकर हमारे लिए बिल्कुल मतलब कंठस्थ हो जाती है। तो जो गणगौर है वो बचपन से पूजा जाता है, लड़कियां स्पेशली पूजा करती हैं, और वो गाना है वो तो लोक गायन है, इसलिए उसमें एक अंतरा मैंने जोड़ा था, खेलन दो गणगौर भवर सामाने पूजन दो दिन चार, ओ जी मारी सहेल्या जो वे बाट, भवर सामाने पूजन दो गिण गौर, शिव गौरा को साथ भवर साजैया, शिव गौरा रो साथ, दीजो माने इसो ही मान सुहाग, भवर सामाने पूजन दो गण गौर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपको सुन रहे थे यूँ लग रहा था कि सुने और सुनते ही रहें, और सुनने की जो है कोई वक्त जो है उसका पता नहीं चले। हाँ। और हम लोग याद करते हैं इस बात को खास तौर से, क्योंकि जब लोग छोटे थे हम लोग तो देखते थे कि लड़कियां जो है खास तौर से उनके गीत सुनाई देते थे जब गणगौर आती थी। हाँ। तो पूरे इकट्ठे होके जो है, और फिर गणगौर का विसर्जन भी होता है। हमारे यहाँ पे कलाओं के संदर्भ में बात कही भी जाती है कि सर्जन के बाद विसर्जन, ताकि नई कोंपले फूटे, पुराने पत्ते झड़ जाए तो नई चीजें आती रहे। नए जो लोग लोक गायन के क्षेत्र में, बॉलीवुड के क्षेत्र में आने जाते हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपनी सीमाएं और अपनी खुद की जो लिमिटेशंस हैं, और मतलब क्योंकि ये जो सोशल मीडिया की जो आंधी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अच्छी और बुरी दोनों हैं। आपको डिपेंड करेगा, आपके अपने अनुभव से आप सोच विचार करके इसमें आगे आएँ, क्योंकि सबको स्टार बनना है, बहुत जल्दी स्टार बनना है, और जो जल्दी बनता है वो थोड़ा सा कच्चा भी रह सकता है। इसलिए पहले खुद को पकाएं, खुद को मेहनत से थोड़ा रियाज़ करें अगर इस फील्ड में आगे आना है तो। और संगीत में या किसी भी करियर को आप चुनें, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। अगर आपने सच में मेहनत की है तो आज नहीं तो कल आपका करियर बनता ही बनता है। और जो बहुत जल्दी आते हैं, कहते हैं ना कि पानी का बुलबुला बहुत जल्दी आता है, फिर वो जल्दी छूट भी जाता है। तो जिसने मेहनत नहीं करी होगी वो एकदम से स्टार बन तो जाएगा, लेकिन वो फिर वो नीचे भी उतनी जल्दी आएगा। टैलेंट शो जो होते हैं जिनमें बहुत सारे गायक कलाकार बाद में बड़ा नाम भी कमाते हैं, उनके बारे में क्या कहना? टैलेंट शो के रियलिटी शोज तो सर पूरा मुझे लगता है कि उसमें रियलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, क्योंकि सब चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। आपकी एक एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे आंसू निकलेंगे, वो होगा, ये होगा, जो भी चीज़ें। तो हालांकि मैंने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया, क्योंकि पहले नॉलेज नहीं थी और एक वही माध्यम था। आज तो अपना प्लेटफॉर्म आदमी खुद बना सकता है, उस वक्त सिर्फ वही प्लेटफॉर्म थे जिसकी वजह से हम अपनी पहचान बना सकते थे। तो बस मैंने कहा ना कि थोड़ी सी स्मार्ट होने की ज़रूरत है हर इंसान को। आप सिखाती भी हैं, अपनी एक स्कूल भी आपकी जो है जी, मधु म्यूजिक क्लासेस हैं नॉर्मल। वैसे मैंने तो कहा ना, मैं ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहना पसंद करूँगी। सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गुरु होना जिसके अंदर इतना सारी कलाओं, बट हाँ छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर हम एक तालीम दे सकते हैं कि वो अपना करियर अगर जो म्यूज़िक पसंद करते हैं वो बना सके। मधु भाट जी से बात करते तो लगता है कि और बातें करें, करते ही रहें। और एक बात खास तौर से और अच्छी लगती है इस बात को देखकर कि आप परंपरा से भी जुड़ी हुई हैं, लोक कला की परंपरा से, और आधुनिक जो संगीत है उससे भी आपका जुड़ाव रहा है। लोक को कैसे आधुनिक किया जाए, कैसे संगीत को गुना और बुना जाए, और कैसे संगीत सर्वत्र व्याप्त हो, इस सब के प्रयासों में भी आप जुटी हुई है। मधु जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, संवाद में भाग लिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।